पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन में पहला एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर पार्ट अपीयर हो चुका था, जिसके लिए सारे के सारे गॉड किंग्स आपस में फाइट करने लगे, लेकिन आखिर में वो असुरा गॉड किंग के हाथों में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए 8 ग्रेट एम्परर्स को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ता है, जिसमें भी असुरा गॉड किंग ने उनके कई सारे लोगों को जान से मार डाला था। इसके बाद यहाँ सेकंड ट्रेजर की इंफॉर्मेशन इन लोगों को दे दी गई, जिसे माइटी अर्थ सील कहा जाता है, और थर्ड ट्रेजर को माइटी पीपल सील कहा जाता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद असुरा गॉड किंग यहाँ पर डील करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ये फर्स्ट माइटी स्काई सील लेकर जाने दो, तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक अगला एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड नहीं बन जाता, तब तक मैं एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जिस पर वहाँ मौजूद सारे गॉड किंग्स एग्री हो गए थे, और इसलिए असुरा गॉड किंग यहाँ माइटी स्काई सील को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन किन्यू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, उसे अभी भी असुरा गॉड पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू की वाइफ यानी कि मिस चेंगली का दोबारा से बेटा होने वाला था। इस बात की खुशखबरी तो लिनविंग पहले से किन्यू को दे चुका है। इवन कि किन्सी भी अपने छोटे भाई के आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10 साल गुजर चुके थे। किन्यू अपने न्यू यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जहां वो अपने न्यू यूनिवर्स के सेकंड लेयर यानी कि इमॉर्टल डीमन डेविल रेल्म को बना रहा है। और इस सेकंड लेयर को बनाते हुए किन्यू कह रहा था कि बस सिर्फ 2 साल और फिर ये सेकंड लेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद किन्यू वापस से जीजुआन पैलेस आ जाता है, और उसे अपने सामने अपने दोनों बेटे देखने को मिलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि किन्सी अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और उसका छोटा भाई यानी कि किन्यू का दूसरा बच्चा भी पैदा हो चुका है, और उसका नाम है किन शुआंग। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किन्सी जब पैदा हुआ था, तब से उसकी कल्टीवेशन हाई ग्रेड के हेवनली गॉड जितनी थी, यानी कि वो बचपन से इतना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ किन शुआंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक हेवनली गॉड ना होने की वजह से अब तक वो हवा में भी नहीं उड़ सकता। इसलिए किन्सी उसे अपने कंधे पर बिठाकर हवा में उड़ाकर उसे एंजॉय करवा रहा था। जहाँ जब किन शुआंग अपने फादर को देखता है, तो फौरन से अपने फादर के पास आकर उनसे कहने लगा कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। जब आप सर्कुलेशन में बैठे हुए थे, इस पर किन्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद किन शुआंग को दोबारा से उड़ने का मन करता है, और किन्सी उसे दोबारा से कंधे पर बिठाकर हवा में ले जाता। तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस यांगली भी किन्यू के पास आ गई थी। ये दोनों ही अपने बच्चों को देख रहे थे, जहाँ पर मिस यांगली कहती है कि अभी तक किन शुआंग हेवनली गॉड रेल्म पर नहीं पहुंचा, इसी वजह से वो उड़ भी नहीं सकता। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा और एक दिन वो ताकतवर हो ही जाएगा। जिस पर मिस यांगली भी शांत हो गई थी। इसके बाद वो अंकल जियांगलिन, मास्टर जी फेंग और साथ ही साथ मिस यूक्यूलिन की कंडीशन के बारे में किन्यू से सवाल करती है, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि वो सब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन में आ गया, और हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन भी अब यहाँ पर आ चुकी थी, जिसे मास्टर जी फेंग देख रहा था, और वो मास्टर जियांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये ब्लड सी क्वीन वही लड़की सू यून है जिसके बारे में आपने किन्यू को बताया था। इस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता। सू यून पिछले एक्साइटेड सेलेस्टियल बैटल के दौरान ज़्याओ याओ की टीममेट हुआ करती थी, जो कैन फेदर फ्रीडम एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन गया, और उसके बाद से पता नहीं सू यून अचानक से गायब हो गई थी। ब्लड सी क्वीन और सू यून के बीच काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन इनका जो पावर हो रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो सब सुनने के बाद मास्टर जी फेंग कहता है कि किन्यू की मदद से अब हम ये तो जानते हैं कि ब्लड सी क्वीन के पास भी टाइम स्टॉप टेक्निक है, यानी कि वो 8 सीक्रेट एम्परर्स का मुकाबला कर सकती है। इस बार ये सेकंड ट्रेजर के लिए हमें भी कंप्लीट करना होगा, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि 8 सीक्रेट एम्परर्स के अलग-अलग प्लान्स हैं। हम तीनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अब असुरा गॉड किंग भी बीच में नहीं है। ये सुनकर मास्टर जियांग फन फौरन अपने लुवियो सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जी फेंग ने अपने वर्ड्स के प्लान व्यू पेंटिंग को बाहर निकाल लिया था, और आखिर में मिस यूक्यूलिन भी अपने 1000 व्हील स्टाफ को बाहर निकाल लेती है। ये तीनों ही इस बार एक्शंस लेने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका रूल ये भी था कि जो भी पहले उस सेकंड ट्रेजर को पकड़ेगा वो ट्रेजर उसी का होगा। यहाँ किन्यू तो टेलीपैथी के थ्रू मास्टर जियांगलिन से बात करते हुए कहता है कि अंकल जियांगलिन कि अगर आपको माइटी अर्थ सील मिल जाए तो उसे ज्यादा देर तक अपने पास मत रखना। जैसे ही आप एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर आएंगे, मैं वहाँ पर आपसे मिलने आ जाऊंगा। जिस पर मास्टर जियांगलिन भी एग्री करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे गॉड किंग्स यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब सेकंड माइटी अर्थ सील समन होगा, क्योंकि 10 साल का समय तो गुजर चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल कैलेड्रॉन चमकने लगा, जो देखकर ये सारे गॉड किंग्स समझ चुके थे कि माइटी अर्थ सील समन होने वाला है, और उसे पकड़ने के लिए ये सब लोग फिर से आगे की तरफ जंप कर देते हैं। जो बात सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील यहाँ पर समन हो चुका था, जिसे पकड़ने की ग्रेट एम्परर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि मू एम्परर यहाँ अपने कई सारे फॉर्मेशंस बनाकर प्लांट टेंटिकल्स को समन करते हुए उस माइटी अर्थ सील को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन माइटी अर्थ सील बहुत ज्यादा तेज था और वो खुद को बचा रहा है। ये देखकर यहाँ डुआन मू एम्परर कहता है कि ब्रदर मू फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और ये कहते ही पूरे से अपने 1004 मिरर लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती ताकि वो इस माइटी अर्थ सील को जकड़ सके, जिसमें टंग एम्प्रेस भी उसकी मदद करती है। वो अपनी ग्रीन वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए माइटी अर्थ सील के आसपास की जगह को फ्रीज करने लगी ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर सके। लेकिन माइटी अर्थ सील तो इन सबकी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी के साथ इन सबके फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया, जो देखकर तो ये तीनों एम्परर्स ही शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील भागते-भागते अचानक से टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देता है, बिल्कुल माइटी स्काई सील की तरह, और वो उसके अंदर चला गया, जिसे फॉलो करते हुए सारे के सारे गॉड किंग भी उस पोर्टल के अंदर चले गए।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक स्नो डेजर्ट इल्यूजन स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर सारे 8 सीक्रेट एम्परर, सारे के सारे गॉड किंग, इवन के मास्टर जियांग लैन और उनके साथी भी आ चुके थे। और ये सब लोग ये माइटी अर्थ सील की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें माइटी अर्थ सील कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए क्योंकि माइटी अर्थ सील यहाँ जमीन के नीचे छुपा हुआ था और वो अचानक जमीन को चीरते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। जिसे पकड़ने के लिए ये लोग जैसे उसके पीछे रवाना होने लगे, तभी अचानक माइटी अर्थ सील दोबारा जमीन के नीचे चला गया। जो देखकर तो ये सब समझ गए कि हमें जमीन को छीनना होगा, तभी हम माइटी अर्थ सील को देख पाएंगे। जिसके लिए हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर का बड़ा भाई हुआंगफू ली यहाँ पर एक गोल्डन नेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो जरा गहराई तक नहीं जा पा रहा था, जो देखकर तो वो हैरान हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुटाई एम्परर यहाँ पे स्पिरिचुअल सेंस को जमीन में फैलाने लगा, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो गया कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस भी जमीन में नहीं फैल रही। जिस पर पुटाई एम्परर का छोटा भाई कहता है फिर तो इस जमीन को मैं चीरता हूँ, और ये कहती वो भी कोशिश करता है जमीन को स्प्लिट करने की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग अलग अलग होकर माइटी अर्थ सील की तलाश करें, जिसकी वजह से जैंग एम्परर यहाँ पे जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर को लेकर अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जहाँ रास्ते में चलते हुए ये तीनों माइटी अर्थ सील को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ जैंग एम्परर अपने मन में कह रहा था कि स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके माइटी अर्थ सील को ढूंढना नहीं जा सकता, इसलिए हम तीनों को भी थोड़ा अलग अलग होकर यहाँ माइटी अर्थ सील की तलाश करनी होगी, लेकिन ज्यादा दूर एक दूसरे से नहीं जाएंगे, ताकि जैसे एक बंदे को माइटी अर्थ सील दिखे, बाकी दोनों उसकी मदद करने के लिए फौरन से पहुंच सके। इस पर जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर दोनों एग्री करते थे, पर तभी अचानक इन्हें अपने सामने की तरफ एक ऑरेंज कलर की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो कैसल में कुछ और नहीं बल्कि माइटी अर्थ सील ही था, और वो चट्टानों को तोड़ते हुए फौरन से निकलकर बाहर आ गया, जिसे वैली में अपने सामने देखकर ये तीनों एम्परर उसके पीछे पड़ गए थे। जियांग एम्परर तो माइटी अर्थ सील को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए जाओ एम्परर फौरन से जंप करते हुए वैली के बाहर हवा में आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि जियांग एम्परर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस माइटी अर्थ सील को स्लो करने के लिए, और ये कहती हुए आसमान से बिजली कड़काते हुए यहाँ उस माइटी अर्थ सील पर गिराने की कोशिश करता है, ताकि उसकी रफ्तार स्लो हो सके। ऐसा करने से माइटी अर्थ सील की रफ्तार तो स्लो नहीं हुई, लेकिन बाकी के सारे गॉड किंग्स ने यहाँ पर उस चमकती हुई रोशनी को देख लिया था, और वो समझ गए थे कि माइटी अर्थ सील वहीं पर है, इसलिए बाकी के सारे गॉड किंग्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे, जहाँ पर जियांग एम्परर कह रहा था कि इससे काम नहीं बन रहा, हम तीनों को अपनी गॉड किंग की पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हुए 1 एनर्जी 3 एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ इसी तरीके से हम उस माइटी अर्थ सील को पकड़ सकते हैं। जिस पर बाकी के दोनों एम्परर भी एग्री हो गए थे, और ये तीनों ही अपनी गॉड किंग की पावर्स को कंबाइन करते हुए 1 एनर्जी 3 एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक चेन जिसके अंदर थंडर और फ्लेम की पावर थी, हम देखते हैं कि वो चेन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए माइटी अर्थ सील को जकड़ लेती है, जहाँ जियांग एम्परर खुश होते हुए कह रहा था कि हम कामयाब हो रहे हैं, बस थोड़ी देर और होल्ड करके रखो। इसी तरह करते हुए ये तीनों सीक्रेट एम्परर अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील आज के दिन ट्रैप होने की मूड में नहीं थी, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाते हुए इन चेन्स को तोड़कर फौरन यहाँ से आजाद होते हुए चली गई। जो देखकर तो इन तीनों सीक्रेट एम्परर्स की आंखें पटी की पटी रह गई थी। जियांग एम्परर अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये सब क्या था, ये माइटी अर्थ सील इतना सारा रेजिस्ट क्यों कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माइटी अर्थ सील खुद अपने ऑनर को चूज करेगी, यानी कि ये उसकी मर्जी होगी कि वो किसे अपना मास्टर बनाती है। जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील हवा में जाने के बाद यहाँ तेज एनर्जी के साथ वापस से जमीन पर गिरते हुए जमीन के अंदर से गुजरकर खुद ब खुद यहाँ मास्टर जियांग लैन और उसके साथियों के सामने आ गई थी, जहाँ मास्टर जियांग लैन अपना हाथ आगे बढ़ाता और वो माइटी अर्थ सील खुद ब खुद मास्टर जियांग लैन के हाथ में आ गई, यानी कि माइटी अर्थ सील ने मास्टर जियांग लैन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट किया है। जो देखकर तो ये तीनों भी काफी जरा हैरान थे, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलना जरा जरूरी था, इसलिए मास्टर जियांग लैन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। जो सुनकर मास्टर जियांग लैन और उसके दोस्त फौरन यहाँ से वापस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मास्टर यीफिंग मास्टर जियांग लैन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये माइटी अर्थ सील खुद ब खुद तुम्हारे हाथों में कैसे आ गई। इस पर मास्टर जियांग लैन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। यहाँ वो भी ये कह रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने जाओ एम्परर और उनके साथी आ जाते हैं, जहाँ जाओ एम्परर कह रहा था कि जियांग लैन बेहतर होगा कि तुम वो माइटी अर्थ सील खुद ब खुद मेरे हवाले कर दो, लेकिन ऑफ कोर्स मास्टर जियांग लैन ऐसा नहीं करने वाले। मिस यू किलिन कहती है कि इन्हें मैं देती हूँ। ये कहती वो फौरन अपने 1000 विलो स्टाफ को बाहर की तरफ निकालते हुए डेड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके अंदर टांग एम्परर्स और साथ ही साथ बहुत सारे और गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर फंस चुके थे, और वो लोग घबरा रहे थे क्योंकि ये आर्टिफैक्ट जिससे डेड डोमेन को अनलीश किया गया था वो एक टॉप ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर है। मिस यू किलिन भी कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है उस डेड डोमेन के अंदर से हम देखते हैं कि कई सारे हैंड्स निकलते हुए यहाँ उन गॉड किंग्स पर हमला करने लगे ताकि वो उन्हें जान से मार सके, लेकिन टांग एम्परर्स को ये सब देखकर जरा डर नहीं लग रहा था। वो कहती है कि ये डोमेन मेरे सोर्स पल के सामने कुछ नहीं बल्कि असली डोमेन अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जो कहती है वो अपने वाटर सोर्स पल की पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से ग्रीन ओशियन रेडिएटिंग पल डोमेन एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें 5-6 वाटर बीड्स बन चुके थे, और हम देखते हैं कि ये वाटर बीड आसानी के साथ डेड डोमेन को खत्म करते हुए तेजी के साथ मास्टर जियांग लैन के पीछे पड़ गए थे। इससे पहले कि ये वाटर अटैक मास्टर जियांग लैन को हिट कर पाता, मिस यू किलिन अपनी इविल पंप टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देती है ताकि मास्टर जियांग लैन को बाद में
करने का मौका मिल सके। हम देखते हैं कि अभी भी मास्टर जैंगलिन के पीछे कई सारे गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स पड़े हुए थे। साथ ही साथ जावा एम्परर भी गुस्सा होते हुए अपने थंडर अटैक दूर से मास्टर जैंगलिन पर चल रहा था। यहाँ बीच रास्ते में हम देखते हैं कि मास्टर यी फेंग अपने वर्ल्ड व्यू लैंड पेंटिंग स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आधे गॉड किंग्स को तो ट्रैप कर लेता है ताकि मास्टर जैंगलिन का काम आसान हो सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन जो कि उन थंडर अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, अभी भी उसके पीछे बहुत सारे गॉड किंग लेवल कल्टिवेटर्स पड़े हुए हैं और वो अपने मन में सोच रहा था कितने सारे लोग, मुझे इनसे जल्द से जल्द अपना पीछे छुड़वाना होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन फिर से हवा में रुककर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगे, जो कि असल में टाइम एक्सेलरेशन टेक्निक थी। ये सिर्फ गॉड किंग के फर्स्ट स्टेप लेवल कल्टिवेटर्स के पास ही होती है। एलिमेंट्री गॉड किंग यानी कि ऑर्डिनरी गॉड किंग इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम एक्सेलरेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो यहाँ गॉड किंग्स के बीच में से तीसरे के साथ गुजर गए, जो देखकर तो वो सब के सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन के सामने से कुछ और गॉड किंग तीसरे के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सोच रहे थे कि इसी तेज रफ्तार में वो मास्टर जैंगलिन पर हमला करते उसे मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने ये गलती करने की कोशिश की, मास्टर जैंगलिन के साथ टच होती वो लोग रात में बदलने लगे, जबकि मास्टर जैंगलिन उन सबको चीरते हुए काफी तेजी के साथ दूर आ चुके थे। जहाँ रास्ते में वो अपने मन में कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि मैंने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर दिया, इसी वजह से मैं उन सारे गॉड किंग से अपना पीछे छुड़ा पाया। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन का बड़ा भाई यानी कि जियांग फान भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि मास्टर जैंगलिन के पीछे और आवाज देते हुए कह रहा था कि रुक जाओ जैंगलिन, माइटी आर्सीएल को मेरे हवाले कर दो। हमारे भाईचारे की वजह से मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर ये माइटी आर्सीएल तुम्हारे पास होगा तो मुसीबतें तुम्हारा पीछा करती रहेगी, तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सेकंड ब्रदर, मेरी बात को समझो। यहाँ जियांग एम्परर की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जैंगलिन पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ जियांग एम्परर हर बार बिल्कुल ऐसी बातें करता था कि जियांगलिन, ये सब कुछ मैं पियाओजू सिटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। और इन्हीं बातों की वजह से हर बार मास्टर जैंगलिन ब्लैकमेल हो जाते थे, इवन कि वो अपने प्यार को भी बचा नहीं पाए सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि वो खुद से बढ़कर अपने प्लान के बारे में सोचते थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग एम्परर मास्टर जैंगलिन पर अपने डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स कर रहा था, जिन्हें टॉर्च करते हुए दूसरी तरफ मास्टर जैंगलिन कहता है कि सच कहो, तुम कभी भी पियाओजू सिटी या फिर हमारे लिए नहीं सोचते थे, बल्कि ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जो सुनकर जियांग एम्परर अपने डार्क सोल पल की पावर को इकट्ठा करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा अटैक बना चुका था और वो कह रहा था कि अगर तुम ऐसे ही जिद करोगे तो बाद में मुझे बेरहम मत कहना। ये कहते जियांग एम्परर अपने उस पावरफुल अटैक को यहाँ मास्टर जैंगलिन की तरफ चल देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मास्टर जैंगलिन ने भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ उस अटैक से टकरवा दिया। हवा में ये दोनों अपनी पूरी ताकत से अपने अटैक टकरवा रहे हैं, जहाँ पर मास्टर जैंगलिन कह रहा था कि तुमने हमेशा हमारे क्लैन और पियाओजू सिटी को बहाना बनाया कि तुम ये सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। इसलिए आज के बाद से मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानने वाला। यहाँ इसी के साथ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जैंगलिन दोबारा वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जियांग एम्परर उसे फॉलो कर रहा था और उसे रोकने के लिए मास्टर जैंगलिन फिर से हवा में रुकते हुए एक स्लैश अटैक जियांग एम्परर पर चल देता है, जिसे जियांग एम्परर ने आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। और वो मास्टर जैंगलिन से कहने लगा कि हम दोनों अभी भी भाई हैं, इसी में तुम्हारी भलाई है कि अगर तुम वो माइटी आर्सीएल मेरे हवाले कर दो, मैं पास्ट का सब कुछ भुला दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सब सुनकर दूसरी तरफ मास्टर जैंगलिन कहता है कि तुम खुद को मेरा भाई कहते हो, लेकिन अब मैं इस बात को नहीं मानता, हम दोनों भाई नहीं है। इसी के साथ इन दोनों के दरमियान खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो गई, जिस फाइट के दौरान मास्टर जैंगलिन जियांग एम्परर पर भारी पड़ रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि उस दिन अगर ज़ू क्यूमी की मौत के टाइम पर बीच में इंटरफियर ना किया होता और मुझे रोका ना होता तो आज के दिन मैं इतनी तकलीफ से ना गुजरता। तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को खोने का दर्द बर्दाश्त किया, और जब तुम्हारी बेटी जैंगली और किन्यू की बारी आई तब भी तुमने उनके साथ क्या किया, तुमने उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। यहाँ मास्टर जैंगलिन ये सब कहते हुए इमोशनल हो रहे थे और इसी मौके की वजह से जियांग एम्परर उसे ओवरशैडो करते हुए एक पावरफुल अटैक के साथ हिट करते हुए फिर से जमीन पर पटक देता है। जहाँ जियांग एम्परर कह रहा था कि तुम अभी भी काफी जरा जिद्दी हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ये सील मुझे खुद ही जबरदस्ती लेना होगा। जो कहते हुए जियांग एम्परर ने हवा में कुछ क्रिस्टल नीडल अटैक रेडी करना शुरू कर दिए थे। नीचे की तरफ मौजूद मास्टर जैंगलिन खड़े होते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे भाई कहते थे तो बताओ कि आखिर तुमने मेरे प्यार ज़ू क्यूमी को मरने कैसे दिया। तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि मेरे खिलाफ, और तुमने किन्यू और मिस जैंगली को भागने के लिए मजबूर क्यों किया। तुम एक बहुत बुरे भाई और बहुत बुरे पिता हो। जिस पर जियांग एम्परर गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि जिद मत करो, और ये कहते उसने फौरन से अपने क्रिस्टल अटैक यहाँ मास्टर जैंगलिन की तरफ चल दिए, यानी कि वो मास्टर जैंगलिन की भी जान लेने वाला है। जो देखकर मास्टर जैंगलिन कहता है कि मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, होल्ड बैक करने का कोई फायदा नहीं। और ये कहती मास्टर जैंगलिन फौरन अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुके, जिनके मल्टीपल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ स्लैश अटैक सीधा यहाँ जियांग एम्परर की तरफ भी चल रहे थे, जिन स्लैश अटैक को जियांग एम्परर डॉज नहीं कर पाता और वो इनसे हिट होने लगा। अब बारी थी फाइनल अटैक की, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन तेजी के साथ मूव करते फौरन जियांग एम्परर के पास से गुजरते हुए अपने लुवियो सोर्ड के फाइनल स्लैश अटैक से उसे हिट कर देता है। जिस फाइनल स्लैश अटैक से जियांग एम्परर बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो पलटकर मास्टर जैंगलिन की तरफ देखता है, जहाँ मास्टर जैंगलिन भी एक
नजर पीछे की तरफ देखने के बाद फौरन वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चले। थोड़ी देर में यहाँ जियांग एम्परर के पास जाओ एम्परर भी आ गया था, जो कि जियांग एम्परर को संभालते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर जियांग एम्परर निराशा के साथ अपने गांव को बढ़ते हुए कह रहा था कि अब वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो गुस्से के साथ कह रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे वो माइटी अर्थ सील हर हाल में चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कश्ती में यहाँ असुर गॉड किंग लेटा हुआ था, जिसके हाथ में वो पहला वाला माइटी अर्थ सील भी मौजूद है। और वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर माइटी अर्थ सील किसे मिलेगा, लेकिन चाहे वो सेकंड माइटी अर्थ सील किसी को भी मिले, वो निकल कर बाहर तो इसी रास्ते से आएगा ना, और जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे वो माइटी अर्थ सील छीन लूंगा। यही सारी असल में असुर गॉड किंग की चाल थी। इसलिए अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से जाने से पहले वो इविल्स की तरह मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ किन्यू को भी अपने डिवाइन सेंस की वजह से ये सब कुछ जानने को मिल जाता है कि असुर गॉड किंग तो एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर ही बैठा हुआ है, जिसकी क्या चाल है किन्यू भी ये समझ गया था। इसलिए वो पहले से अपनी पावर को एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के चारों तरफ फैलाना शुरू कर चुका, जिसका थोड़ा बहुत एहसास असुर गॉड किंग को भी हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है। वो इसी बारे में हैरान होकर सोच रहा था। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि मास्टर जैंगलिन बिल्कुल सही सलामत हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मास्टर जैंगलिन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हुआंगफू एम्परर के बड़े भाई हुआंगफुली के साथ अपनी लुई सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने हुआंगफुली की जान नहीं ली। हुआंगफुली भी इस बात को समझता था कि मास्टर जैंगलिन ने मुझ पर अभी भी रहम दिखाया है, हालांकि ये जानते हुए भी कि हम दुश्मन है और वो मेरी जान ले सकता था, लेकिन मास्टर जैंगलिन को तो जानबूझकर अपने पुराने दोस्तों की जान नहीं लेनी थी। वो तो बस सिर्फ पोर्टल का इस्तेमाल करके वापस से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन जाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक्सिट डोर वहीं पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बाहर तांग एम्परर और साथ ही साथ मू एम्परर मौजूद थे, जहाँ मू एम्परर तांग एम्परर से कह रहा था कि तुम सामने से जैंगलिन पर हमला करो, जबकि मैं घूमकर पीछे से आते हुए जैंगलिन पर हमला करूंगा। जो सुनकर तांग एम्परर बिल्कुल ऐसे कहते हुए सिर जाकर यहाँ मास्टर जैंगलिन से टकराने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 1 वर्सेस 1 में इनमें से कोई भी मास्टर जैंगलिन को नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके पास लुवियो सोर्ड है, जो कि उनकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन ने अपनी लुवियो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से तांग एम्परर को इंजर्ड करके हरा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मू एम्परर को भी देख लिया था, जिनकी तरफ वो अपने लुवियो सोर्ड के साथ तेजी से बढ़ते हुए कह रहा था कि अच्छा तो तुम दोनों हो जो कि मेरा रास्ता रोकोगे। ये कहते हुए मास्टर जैंगलिन सिर्फ एक ही स्लैश अटैक के साथ मू एम्परर को हिट करते हुए साइड पर कर देता है। इसके बाद वो तेजी से टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उनके पीछे मास्टर डीफेंग और मिस यू क्यूलिन भी पहुंच गए थे। ये तीनों पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ आने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोर्टल के इस पार हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर, पुटाई एम्परर और डुआनमू एम्परर पहले से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। वो सिर्फ उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यू क्यूलिन ने पहले से यहाँ पर अपने डेड डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर से हुआंगफू एम्परर तो साइड पर जंप करते हुए बच गया था, लेकिन डुआनमू एम्परर और पुटाई एम्परर उस डोमेन के अंदर फंस जाते हैं। मिस यू क्यूलिन इविल्स की तरह हंसते धीरे-धीरे निकलकर बाहर आ गई थी, जहाँ वो अपने 1000 व्हीलर स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए हुआंगफू एम्परर को भी जकड़ लेती है। साथ ही साथ वो कह रही थी कि तुम तीनों को क्या लगा था कि तुम तीनों यहाँ बाहर रुककर हमारा इंतजार करोगे और आसानी के साथ हमें हरा दोगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर ये तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन भी इसके बाद पोर्टल से बाहर की तरफ निकलते हुए एक्सिट डोर की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उसके सामने ब्लड सी क्वीन आ गई, जो कि इविल्स की तरह हंसते कह रही थी कि जैंगलिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तुम मेरे जाल में फंसने वाले हो। मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम मेरे ब्लड सी से कैसे बचते हो। और ये कहती हुई अपने ब्लड सी के वाटर टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मास्टर जैंगलिन पर हमला करने लगी, जिससे बचने के लिए मास्टर जैंगलिन भी दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। और यहाँ इससे पहले कि मास्टर जैंगलिन ब्लड सी के अंदर जकड़ा जाता, तभी मास्टर डीफेंग वक्त रहते वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि अपने वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लड सी क्वीन और उसके ब्लड सी को अंदर की तरफ कैद करने लगता है। सभी वो मास्टर जैंगलिन से कहने लगा कि इसे मैं देखता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। दूसरी तरफ वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक के अंदर ब्लड सी क्वीन हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये किस तरह की जगह है, जिस पर उसे मास्टर डीफेंग की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम समन हो और मैं तुम्हें ट्रैप कर लूं। तुम्हें लगा था कि सिर्फ तुम ही चालाक हो और हमने कोई प्लानिंग नहीं की होगी, बल्कि हम पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठे हुए थे। जिस पर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पेंटिंग का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकते हो, तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं गॉड किंग के सेकंड स्टेप लेवल कल्टिवेटर हूँ। और ये कहती हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन अपनी एनर्जी अनलिश करते हुए उसे चारों तरफ फैलाकर आसानी के साथ उस वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक से बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो देखती है कि तब तक तो मास्टर जैंगलिन, यीफेंग और मिस यू क्यूलिन पहले वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असुर गॉड किंग भी इन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मास्टर जैंगलिन अपने साथियों के साथ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर आया, तभी अचानक हम देखते हैं कि असुर गॉड किंग अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते उन्हें हवा में फ्रीज कर चुका। ये करके वो खुश होते हुए धीरे-धीरे से यहाँ मास्टर जैंगलिन के पास आकर कहता है कि तुम सबकी मेहनत बेकार हुई। बेशक मैं अपने वादे के मुताबिक एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये माइटी अर्थ सील मेरा हुआ। ये कहते हुए असुर गॉड किंग अभी मास्टर जैंगलिन से माइटी अर्थ सील लेने ही वाला था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी, जहाँ पर किन्यू ने पहले
पहले से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास फैलाया हुआ था और वो फौरन से मास्टर जैंगलिन और अपने साथियों को टेलीपोर्ट करके अपनी न्यू यूनिवर्स ले आता है। जो देखकर तो असुरा गॉड किंग पूरी तरीके से शॉक हो गया। दूसरी तरफ किन्नी उससे कहता है कि असुरा गॉड किंग, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी ये सील हमारा है। जो सुनकर तो असुरा गॉड किंग को काफी गुस्सा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये तुम हो किन्यू। उसके ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से 8 सीक्रेट एम्परर और ब्लड सी क्वीन निकलकर बाहर आ गई, जिन्हें देखकर असुरा गॉड किंग कहता है, लेकिन ये सीक्रेट एम्परर किसी भी हाल में उस एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर पर गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि ये तुमसे वो छीन कर ही रहेंगे। बेशक तुम्हें एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर मिल तो गया है, लेकिन तुम उसे अपने पास रख नहीं पाओगे। असुरा गॉड किंग की ये सब कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।